हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प टेक हिंदी के जीआरसी कोर्स में आपका स्वागत है। आज है वीडियो नंबर 4 और इसमें हम डिस्कस करेंगे द जीआरसी ऑपरेटिंग मॉडल, हाउ एवरीथिंग कनेक्ट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हमने जीआरसी यानी गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस के कोर कंपोनेंट्स को अच्छे से समझा है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें देखना है कि ये तीनों एक साथ में कैसे काम करते हैं, और इसी चीज को हम जीआरसी ऑपरेटिंग मॉडल कहते हैं। और ये जीआरसी ऑपरेटिंग मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ऑपरेटिंग मॉडल एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ओके, ये इंश्योर करता है कि गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस ये तीनों अलग अलग काम ना करके एक साथ काम करें, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में काम करें, कनेक्टेड रहें। ठीक है। तो जब ऐसा होता है, मतलब जब ये स्ट्रक्चर प्रॉपरली सेट होता है, ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है सेट होके, तब उससे मिलता है हमें बेटर ओवरसाइट और स्ट्रॉन्गर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। इसलिए ऑपरेटिंग मॉडल का होना बहुत जरूरी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या है ये तो हमें पता चल गया, आगे देखते हैं। देखिए, अगर डिफाइंड ऑपरेटिंग मॉडल नहीं है तो एक्टिविटीज इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं। ओके, इनकंसिस्टेंसी हमें दिखती है सारी एक्टिविटीज में। रिस्क की अलग हो गई, गवर्नेंस की अलग हो गई, तो अलग अलग रहती है ये। अलग अलग टीम अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने तरीके से इंटरप्रेट करती हैं और उसके बाद फिर काम करती हैं। फाइनली क्या हम देखते हैं कि ओवरसाइट धीरे धीरे वीक हो जाता है। ओके, और क्रिटिकल रिस्क कभी कभी नोटिस ही नहीं होते, और नोटिस होते भी हैं तो पूरा कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट यहाँ पे नहीं दिखता, क्योंकि जीआरसी का हर कंपोनेंट अलग अलग काम कर रहा है। इसलिए जब स्ट्रक्चर मिसिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर प्रॉब्लम आने के बाद रिएक्ट करती हैं। ओके, प्रॉब्लम आने के बाद, जबकि आपको पता होगा कि प्रोएक्टिव मेजर इज द बेस्ट मेजर। इंस्टेड उनको क्या करना चाहिए? उनको पहले से ही इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना चाहिए, राइट? इसलिए एक क्लियर और डायनेमिक ऑपरेटिंग मॉडल होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो हमें कंसिस्टेंसी मिलती है और लीडरशिप को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ऑपरेट करने का टाइम मिलता है और ऑप्शंस मिलते हैं, जिसकी वजह से अच्छे डिसीजंस होते हैं और कंट्रोल बना रहता है। ठीक है, तो सिंपल बात अगर मैं बोलूं, स्ट्रक्चर ही कंट्रोल को पॉसिबल बनाता है। ओके, तो आई होप यू गॉट इट। स्ट्रक्चर एनेबल्स द कंट्रोल। अब हम बात करते हैं जीआरसी मॉडल का फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द डायरेक्शन, देन रिस्क, देन एश्योरेंस, फ्लो। ओके, तो जीआरसी ऑपरेटिंग मॉडल एक लॉजिकल फ्लो फॉलो करता है। सबसे पहला है गवर्नेंस, डायरेक्शन सेट करती है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेक्टेशन डिफाइन हो जाती है हमारी। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट अनसर्टेनिटी एवेल्युएट करता है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है रिस्क का। ओके, फाइनली कंप्लायंस एश्योरेंस देता है। एश्योरेंस किस बात का किया जाता है? ये वेरीफाई करके कि सब रिक्वायरमेंट्स फॉलो हो रही हैं प्रॉपरली या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा फ्लो मॉडल आपके सामने है। और जब ये स्टेप्स एक साथ साथ में चलते हैं तो एक कंटिन्यूअस साइकिल बनती है, जो स्टेबल और इन्फॉर्म्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। ओके, तो यहाँ पे टुगेदर दे सपोर्ट द स्टेबल एंड इन्फॉर्म्ड ऑपरेशंस। देखिए, एक साथ कितना फायदा है। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं जो कि हमने ऊपर देखा। सबसे पहला है गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या करता है? गवर्नेंस सेट एक्सपेक्टेशन। ओके, तो देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये क्लैरिटी चाहिए होती है कि काम कैसे परफॉर्म होगा। ठीक है, तो गवर्नेंस ये रोल फुलफिल करती है कैसे, या फिर आप कह सकते हैं गवर्नेंस में ये रोल फुलफिल होता है। अब वो कैसे होता है? सबसे पहले होता है पॉलिसी एस्टेब्लिश करके, स्टैंडर्ड्स डिफाइन करके, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करके, और फाइनली डिसीजन अथॉरिटी को क्लेरिफाई करके। ओके, अगर ये गाइडेंस ना हो, टीम इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस अडॉप्ट कर सकती हैं। राइट, किसी को भी कोई भी काम मिल सकता है या कोई भी काम उठा सकता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, और इसकी वजह से ऑपरेशनल एक्सपोजर भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए गवर्नेंस इंश्योर करता है कि सबको क्लियरली पता हो कि क्या एक्सपेक्टेड है और ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्सपोजर।
तो इसके अंदर जो हमने पहले देखा कि जब एक्सपेक्टेशंस डिफाइन हो जाती हैं फर्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप है ये समझने का कि उन्हें क्या डिसरप्ट कर सकता है, क्या रिस्क वहां पे आ सकता है, क्या मिस मैनेजमेंट वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट फोकस करता है पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में और उनका इम्पैक्ट इवेल्युएट करने में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक नया सिस्टम एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है, लेकिन साथ में ऑपरेशनल या सिक्योरिटी रिस्क भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे आपने एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए एक नया सिस्टम ऐड किया, ओके, अपने सिस्टम में या फिर अपनी कंपनी में या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ एक रिस्क ऐड हो जाता है जिसे हम ऑपरेशनल या सिक्योरिटी रिस्क भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने नया सिस्टम ऐड किया और उसके साथ साथ एक रिस्क भी बढ़ गया, तो यानी अब हमें इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये पॉसिबिलिटीज और ये रिस्क अर्ली स्टेज पे एसेस हो जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस काफी समय बचा सकती हैं, प्रायोरिटीज सेट कर सकती हैं और प्रॉपर रेस्पॉन्स का प्लान कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इवेल्युएट एक्सपोजर, और हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस अनएक्सपेक्टेड डिस्रप्शन को काफी हद तक रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट विच इज रिस्क मैनेजमेंट इवेल्युएट एक्सपोजर एंड हियर अवेयरनेस रिड्यूसेस द सरप्राइज। ओके, फाइनली स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं, दैट इज कंप्लायंस वैलिडेट द अलाइनमेंट। ये चीज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं टॉप में, चलिए थोड़ा डिटेल में करते हैं। देखिए, कॉम्प्लायंस एक वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ओके, ये कंफर्म करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज अलाइन करती हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है। मतलब कैसा अलाइनमेंट, देखिए रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस, इंटरनल पॉलिसी ऑब्लिगेशंस और रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स। ओके, ये सारी की सारी चीजें अलाइन है, वैलिडेटेड है, ये सब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हम कंफर्म कर सकते हैं। और ये जो वैलिडेशन है ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि सिर्फ पॉलिसी डिफाइन करना इनफ नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी दिखाना पड़ता है कि पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं और अच्छे से फॉलो हो रही हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आपका कंप्लायंस अच्छा होगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेगा। इसलिए स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस प्रैक्टिसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेबिलिटी, ओके, दैट एनफोर्स। इसलिए ये स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस प्रैक्टिसेस होती हैं और इनकी वजह से अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लायंस लेवल पे भी हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती है और वैलिडेशंस करने पड़ती हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब अगला जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ द ऑपरेटिंग मॉडल वर्क्स टुगेदर। कैसे ये ऑपरेटिंग मॉडल काम करता है एक साथ। अभी तक आपने ऑपरेटिंग मॉडल समझा, उसकी स्ट्रेंथ समझी, उसका स्ट्रक्चर समझा, अब थोड़ा इसका टुगेदर वर्किंग भी देख लेते हैं। देखिए, जीआरसी की रियल पावर तब आती है जब ये तीनों फंक्शंस अलाइनमेंट में काम करते हैं। ओके, गवर्नेंस क्लैरिटी देता है हर एक्सपेक्टेशन पर, जबकि रिस्क मैनेजमेंट इंसाइट देता है हर पोटेंशियल चैलेंज पर, और फाइनली कॉम्प्लायंस ये कंफर्म करता है कि ऑपरेशंस ट्रैक पर हैं। देखिए कितने आसानी से हमें समझ गए कि ये तीनों कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ओके, जब ये प्रॉपरली कनेक्टेड होते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड और रिजिलेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ओके, अगर एक भी एलिमेंट इनमें से वीक हो जाए, ओके, तो पूरा मॉडल इम्पैक्ट होता है, पूरे मॉडल की इफेक्टिवनेस इम्पैक्ट हो सकती है। ओके, इसलिए तीनों को हर लेवल पे मजबूत रहना है और एक साथ रहना है। फाइनली हम कह सकते हैं ये अलाइनमेंट ही इन सेपरेट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड कैपेबिलिटी बनाता है और जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होता है, इनका रेपुटेशन भी बढ़ता है। फाइनली अब हम आ चुके हैं एक एंटरप्राइज एग्जाम्पल पे। एक बहुत छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो चलिए देखते हैं। दिस एग्जाम्पल इज चेंज इम्प्लीमेंटेशन। ओके, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन मेजोरिटी टेक्नोलॉजी चेंज प्लान कर रही है। ठीक है, मतलब आपकी मेजर टेक्नोलॉजी वो अपनी चेंज करना चाहती है। तो इस केस में
तो इस केस में क्या होता है, सबसे पहला गवर्नेंस अप्रूवल रिक्वायरमेंट सेट करता है, मतलब किस किस के अप्रूवल से ये सब होगा। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, ये डिसाइड करता है कि सर्विस डिसरप्शन या सिक्योरिटी रिस्क कैसे इवेल्युएट होगा, कौन करेगा, ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे। फाइनली कंप्लायंस ये वेरीफाई करता है कि जो भी रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस ट्रांजिशन के दौरान आएंगी या आई हैं, वो मीट हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये तीनों जब एक साथ काम करती हैं तो अनसर्टेनिटी रिड्यूस होगी ऑब्वियसली, और एग्जीक्यूशन भी ज्यादा सेफ और फास्ट होगा। तो इस एग्जाम्पल से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग मॉडल कॉम्प्लेक्स इनिशिएटिव्स को कैसे गाइड करता है। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। फाइनली क्या इंसाइट हमें मिलता है, यही मिलता है कि सेपरेटली ये काम ना करें, अगर ये मिलके एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं तो विजिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, और ये इंपैक्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि जीआरसी ऑपरेटिंग मॉडल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करता है, कंट्रोल को एनहेंस करता है, और ऑर्गेनाइजेशंस को डिसिप्लिन तरीके से रिस्क मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। ओके, और फाइनली हम कह सकते हैं कि जो आइसोलेटेड एफर्ट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म ना करके ये कोऑर्डिनेटेड जीआरसी एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है, जिससे बेटर विजिबिलिटी और बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीआरसी ऑपरेटिंग मॉडल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मिलते हैं वीडियो नंबर 5 के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।